नाउ दिस इज द फाइनल पार्ट। और इस लास्ट पार्ट में जितनी हमने पिछली 2 वीडियोस में डिस्कशन की है, अब उसमें से मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो सारी डिस्कशन पहले बहुत डिटेल में होगी। अब हमने सिर्फ उनका जो नेक्स्ट डिटेल है कि उसकी पैथोफिजियोलॉजी और लैब इंटरप्रिटेशंस कैसे होती हैं, हम वो इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपोक्सीमिया इसकी लैब इंटरप्रिटेशंस। चलिए सबसे पहले हम वही डिजीज़ दोबारा एक दफ़ा लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा डिजीज़ प्रोसेस है दैट इज़ हाई आल्टीट्यूड। अब हाई आल्टीट्यूड के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, डिजीज साथ लिखे जाएंगे। अब हाई आल्टीट्यूड में प्रॉब्लम ये होता है कि आपका जब पर्सन बहुत हाई आल्टीट्यूड पे गया और सप्लीमेंटल ऑक्सीजन साथ नहीं थी या कम थी, तो वहाँ पे उस एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होती है। जब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम होगी तो एल्वियोलर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होगा, दैट विल लीड टू लो PaCO2। सिंपल मैथ है ना। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोक्सीमिया। AA ग्रेडियंट इसके अंदर नॉर्मल रहता है। ये क्यों नॉर्मल रहेगा, बिकॉज एल्वियोलस और कैपिलरीज के दरमियान में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, सो जितनी ऑक्सीजन आ रही है उतनी ब्लड में तो जा रही है, लेकिन मसला ये है कि ऑक्सीजन ही कम है। ABGs जब हम करवाएंगे हाई आल्टीट्यूड के पेशेंट पे, तो इसमें हमें क्या मिलता है, pH इनके अंदर ज़्यादा होगी, PaCO2 कम होगी, जो एक बहुत टिपिकल पिक्चर होती है। इसको मैं साइड पे नीचे लिख देता हूँ। दिस इज रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ये क्यों डेवलप करते हैं, क्योंकि पेशेंट के अंदर जब आर्टीरियल, मैंने CO2 लिख दिया, सॉरी, देयर विल बी लो PaO2। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जब पेशेंट ऑक्सीजन कम है तो रेस्पिरेटरी ड्राइव इंक्रीज कर जाती है, पेशेंट रैपिडली ब्रीथ करना स्टार्ट करते हैं, उसे कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड वॉश होती है तो आपकी PaCO2 कम हो जाएगी और pH बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, जाहिर बात है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कम है तो आप ऑक्सीजन बढ़ा दें। सो गिव सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दे दें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट था दैट इज हाइपोवेंटिलेशन। अब हाइपोवेंटिलेशन में यहाँ पे लिखता हूँ और इसके सारे कॉजेज को हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं। हाइपोवेंटिलेशन हमने लिखा था, सबसे पहला कॉज हम बात करते हैं CNS कॉजेज। CNS कॉजेज में क्या क्या, देयर कैन बी सम स्ट्रोक, देयर कैन बी सम ट्यूमर जो कि आपका ICP बढ़ा रहे, देयर कैन बी सम स्ट्रोक ट्यूमर हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमने बात की थी कि आपका कोई सेडेटिव हिप्नोटिक यूज हो सकता है। ठीक है, उसके बाद CNS के बाद हमने बात की थी कोई न्यूरोमस्कुलर कंडीशन है। ठीक हो गया, इन न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में क्या क्या चीज़ें आ रही थी। अगर मैं न्यूरो कंडीशंस की बात करूं तो हमने कहा था ALS, गियान बारे सिंड्रोम, या फिर फ्रेनिक नर्व पैरालिसिस। और अगर हम मस्कुलर कंडीशंस की बात करें तो इसके अंदर हमने डर्मेटो मायोसाइटिस, पोलीमायोसाइटिस, और साथ हमने बात की थी मस्कुलर डिस्ट्रोफी की। ठीक है, ये हमारी न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस हो गई, CNS कंडीशंस हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपोवेंटिलेशन की अगली कॉज की, दैट वाज चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी। ठीक है, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी में काइफोस्कोलियोसिस, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं ओबिसिटी की। ओबिसिटी जो कॉज करवा सकती है, ओबिसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। अब इन सारी ही सिंड्रोम्स के अंदर प्रॉब्लम पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि आपका जब वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही तो क्या हो रहा है कि डिक्रीज्ड PaO2। ठीक है, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ एल्वियोलर ऑक्सीजन कम है सो दैट विल लीड टू, यानी कि हाइपोवेंटिलेशन में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपके एल्वियोलस एक फिक्स्ड स्पेस होते हैं। ठीक है, अब हम इंस्पायर नहीं कर पा रहे, यानी कि सब जो एनवायरमेंटल ऑक्सीजन है वो अंदर नहीं आ रही, तो क्या होगा कि जो आपका एल्वियोलर PaCO2 है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, बिकॉज एल्वियोलस के अंदर अगर मैं ये एल्वियोलस ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन आनी है बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से आनी है, ये तो आ रही है, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आ पा रही इसको रिप्लेस करने के लिए, तो एल्वियोलर ऑक्सीजन कम, ठीक है, एल्वियोलर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, और उसकी वजह से आपका जो PaCO2 है, जो आपका PaO2 है, जो आपका डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड है वो कम हो जाएगी।
ठीक है, इसको हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं, ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है। ए ग्रेडियंट इन सारी कंडीशंस के अंदर आप देख रहे हैं नॉर्मल रहेगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। एबीजीज की अगर हम बात करें तो एबीजीज के अंदर हमें क्या मिलता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस का मतलब होता है कि पीएच कम होगी और आपका PaCO2 ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा ये भी आप देखें कि PaCO2 जब एल्वियोलर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो आपकी PaCO2 आर्टरी में भी ज़्यादा होगी, यानी कि ये वाली भी ज़्यादा हो जाएगी और PaO2 कम हो जाती है। तो ये एक टिपिकल पिक्चर है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की, ठीक हो गया। अब इन सारी कंडीशन में मसला ये है कि आप ऑक्सीजन इंस्पायर नहीं कर पा रहे, तो फिर इसको ठीक कैसे करेंगे, ऑक्सीजन दे दें मरीज को, ठीक है। सो सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इस प्रॉब्लम को ठीक कर देगी। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से आपका जो हाइपोवेंटिलेशन की वजह से हाइपोक्सीमिया हो रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरी कंडीशन की, दैट इज अवर VQ मिसमैच। मैं यहाँ पे ओके यहाँ लिख देते हैं V/Q मिसमैच। अब VQ मिसमैच के बारे में हमने पहले बहुत तफसील से पढ़ लिया, मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूंगा कि या शंट हो सकता है या फिर डेड स्पेस प्रोसेस हो सकते हैं। अगर शंट प्रोसेस होगा सो इट कैन आइदर बी एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिक। एक मिनट, जो शंट प्रोसेस है वो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, V/Q के अंदर आपका वेंटिलेशन कम है, डेड स्पेस के अंदर V/Q के अंदर परफ्यूजन कम होगी, ठीक है। अब इनके अंदर अगर मैं बात करूं शंट प्रोसेस की, एनाटॉमिकल रीजंस की वजह से दैट इज आर्टीरियोवेनस मैलफॉर्मेशन, और फिजियोलॉजिक रीजंस की वजह से वही दोबारा हम बात करते हैं ब्लड, वाटर, पस एंड एटेलेक्टसिस। ब्लड का मतलब होता है कोई पल्मोनरी हेमरेज है, वाटर फॉर एग्जांपल इन पल्मोनरी एडीमा, पस इन निमोनिया और एटेलेक्टसिस। ये मैं बहुत जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल हमने पिछली फ्लोशीट में डिस्कस कर ली थी। अब ये सारी, और जो डेड स्पेस हमारे पास इसकी बहुत एक जो प्रोटोटिपिकल एग्जांपल होती है वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। अब इन सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनके अंदर आपका मेन पैथोफिजियोलॉजी क्या है, VQ मिसमैच, ठीक है। फिर अगर हम बात करें AA ग्रेडियंट की, तो जो आपका AA ग्रेडियंट है वो इसके अंदर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा बेसिक प्रॉब्लम ही रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के लेवल पे आ रहा है, तो एल्वियोलर ऑक्सीजन होगी लेकिन वो कंडक्ट नहीं हो पा रही है। क्यों कंडक्ट नहीं हो पा रही है, या तो वहाँ पर फ्यूजन नहीं हो रही, या फिर जहाँ पर फ्यूजन हो रही है या तो वहाँ पे वेंटिलेशन एयर ही प्रॉपर नहीं पहुँच पा रही, या फिर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे एयर प्रॉपर है वहाँ पे ब्लड नहीं पहुँच पा रहा। इन दोनों कंडीशन में आपका AA ग्रेडियंट बढ़ जाता है, और कितना बढ़ता है, मोर देन 30 जो है, दैट इज़ अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन AA ग्रेडियंट, और वो आपको VQ मिसमैच के अंदर मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ ABGs की, तो इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जो आपका ये वाला है, दोनों के अंदर डेफिनेटली लो PaO2 तो होगा, तभी हाइपोक्सीमिया कॉज करवा रहे हैं। लेकिन जो शंट प्रोसेस होते हैं इनके अंदर आपका जो PaCO2 है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। लेकिन जो आपका डेड स्पेस प्रोसेस है इसके अंदर PaCO2 इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसकी लॉजिक ये है कि जो शंट प्रोसेस होता है उसमें मसला ये है कि देयर आर सर्टेन एल्वियोलाई जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, बट देयर आर परफ्यूजन, ठीक है, परफ्यूजन में मसला नहीं है, ब्लड पूरे लंग्स में फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल आपके लंग्स के अपर लोब में वेंटिलेशन नहीं आ पाई, वहाँ पे एटेलेक्टैटिक पैच पड़ा हुआ है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निचले जो आपके लंग लोब्स है वहाँ से कंडक्ट हो जाएगी, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन ऑक्सीजन की निस्बत थोड़ी फास्ट भी होती है, तो जो PaCO2 है वो नॉर्मल रहेगा, बट PaO2 डिक्रीज कर जाता है। अगर मैं बात करूँ डेड स्पेस प्रोसेस की, तो डेड स्पेस प्रोसेस में मसला ये है कि आपका ब्लड ही पहुँच नहीं पा रहा। फॉर एग्जाम्पल वहीं पे कोई पल्मोनरी एम्बोलस पड़ा है, आपका ब्लड पहुँचा ही नहीं लंग्स तक, तो फिर जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी हुई थी वो तो बढ़ती रहेगी, तो उसकी वजह से इस कंडीशन के अंदर CO2 बढ़ती है, इसमें नॉर्मल होती है। इसकी जो ट्रीटमेंट है हम बात करें तो जो आपका इसमें डेड स्पेस प्रोसेस होता है ये रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड्स टू सप्लीमेंटल O2। ये क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके लंग्स का कोई सर्टेन पैच अपर लोब है वो बंद हो गया, तो अगर आप लोअर लोब में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा कर देंगे तो वो आपका VQ मिसमैच थोड़ा सा नॉर्मेलिटी की तरफ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लोब्स तो नॉर्मल काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी शंट प्रोसेस होता है इट डज नॉट रिस्पॉन्ड
2O2 एंड नाउ दैट मेक्स सेंस एज वेल कि अगर आपका ये एल्वियोलस है और ये आपकी कैपिलरी है और इनके दरमियान में ब्लड वाटर या फिर कोई पस पड़ी है या फिर आप यहाँ पे एल्वियोलस भी बंद हो गया देते हैं जितनी मर्जी होगी जब यहाँ ब्लॉकेज एल्वियोलस पहुंचेगी नहीं। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस हो गया। और आखिर में हम बात करते हैं हमारा जो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है, यहीं पे लिख देते हैं पीक्यू मिसमैच और एंड पे लिखते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ या फिर इसको हम डिफ्यूजन लिमिटेशन वाली डिजीजेस बोलते हैं। अभी जो डिफ्यूजन लिमिटेशन है इसके अंदर हमारी जो पैथोलॉजिकल प्रोटोटिपिकल डिजीज़ है दैट इज, अच्छा इसको इस तरह नहीं लिखते, इसको फिर ऐसे लिख लेते हैं कि डिफ्यूजन लिमिटेशन, ठीक है। इसकी जो डिजीज़ हमारी है वो ILD है। पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है उसका आपका जो लंग पेरेन्काइमा है वो फाइब्रोज्ड है, ठीक है। अब इन पेशेंट्स को मेन प्रॉब्लम होता है एक्सरसाइज इनटॉलरेंस। ये क्यों होती है? अब आप खुद सोचें कि फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे लिखने की बजाय मैं बोल के बता देता हूँ कि ये है आपका लंग, ठीक है। लंग्स के अंदर से ब्लड फ्लो करता है। अब अगर मैं कहूँ कि आपका जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा है, ठीक है। अब इन लंग्स के अंदर प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये एल्वियोलस है और उसके नीचे ये वाली कैपिलरी पड़ी हुई है, लेकिन लंग का जो पेरेन्काइमा वो इस कदर फाइब्रोज है, एक मिनट इस तरह से कह देते हैं, लंग का पेरेन्काइमा बहुत ज़्यादा फाइब्रोज हो गया और रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है उसकी होगी ये थिकनिंग, ठीक है। तो नॉर्मली भी जो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ होनी थी उसकी डिफ्यूजन कम हो गई, डिफ्यूजन लिमिटेड हो गई है, तभी डिफ्यूजन लिमिटेड कंडीशंस हो गई। अब जब आप इसके ऊपर एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो फास्ट हो गया, ठीक है। यानी कि आपने की एक्सरसाइज से आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ा, रैपिड ब्लड फ्लो। जब रैपिड ब्लड फ्लो होता है तो उसके अंदर मसला ये बनेगा कि ऑक्सीजन का जो कॉन्टैक्ट टाइम है ब्लड के साथ वो कम हो जाएगा। सो लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विल बी एबल टू डिफ्यूज इनटू द ब्लड, उसकी वजह से आपको हाइपोक्सीमिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हमारा जो ए ग्रेडियंट होता है, ए ग्रेडियंट इसके अंदर हमारा एलिवेट करेगा डेफिनेटली, थोड़ा सा ए ग्रेडियंट बढ़ता है। देन आपका अगर हम बात करें एबीजीज, तो एबीजीज के ऊपर आपको यहाँ पे रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस मिलता है, पीएच ज़्यादा होगा और PaCO2 कम होगी। उसकी भी वही वजह है कि अगर एक पेशेंट है वो हाइपोक्सीमिक हो रहा है तो बिकॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया पेशेंट ट्राइज टू डू रैपिड ब्रीदिंग, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट हो जाती है और उसकी वजह से पेशेंट रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चला जाएगा, काइंड ऑफ अ सिमिलर मैकेनिज्म टू हाई अल्टीट्यूड। और पेशेंट इसके अंदर रिस्पॉन्ड करता है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन अगर आप देंगे, सप्लीमेंटल रिस्पॉन्स आएगा पेशेंट का, ठीक है। सो ओनली दिस पेशेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बाकी सब रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी बट दीज आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड देयर डिटेल्स, एंड उसकी पूरी जो समरी है वो इसके अंदर लिख दी गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम कफ और उसके डिफरेंसेस पढ़ेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।